ले नजर दे जुदाई कहीं, रुत हसी है तो क्या चांदनी है तो क्या चांदनी जुल्म है, और जुदाई सितम शामे गम की कसम आज गमगी है हम। आओ मिलकर करें वफा की आग रोशन, आओ मिलकर करें वफा की आग रोशन। मैं सुलगता हूँ और तुम जी भर हवाएं दो। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में दम, शामे गम की कसम आज गम। शुक्र करो दर्द सहती हूँ लिखती नहीं हूँ, वरना कागज़ पे लफ्ज़ों के जनाजे फिर कौन पढ़ता। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये भी एक ज़माने का बहुत मशहूर सॉन्ग था। और ये आज की आखिरी फरमाइश थी। इलियास भाई की फरमाइशों का टाइम ख़त्म हुआ, दूसरा आवर हमारा शुरू हो चुका है और दूसरे आवर में कुछ पॉलिटिकल बातें होंगी। सोफिया का टॉक शो होगा। सोफिया, आप टॉक शो के लिए तैयार हैं कि मैं? नहीं, मैं आज फिर एक गज़ल सुनाने लगी हूँ। जी बिल्कुल, आप गज़ल ज़रूर सुनाएं, आज लेकिन वो गज़ल शायरी बड़ी कम है। सुनाने से पहले मैं एक सवाल कर लूं अपने सुनने वालों के साथ। आप साथ साथ गज़ल सुनाएं जब तक वो मेरे सवाल का जवाब सोचेंगे और जवाब देंगे। बहुत सिंपल से एक सवाल है, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। अभी मैं सुबह जो है ना वो बिस्तर पे लेटे लेटे फ़ैन की तरफ नज़र पड़ी तो अचानक से एक मेरे जहन में आया कि फ़ैन में जो है ना, अमेरिका के फ़ैन में जो है वो 4 पंखे होते हैं, 4 पंखड़ियाँ होती हैं, पंखड़ियाँ कहते हैं उसको। और पाकिस्तान में या इंडिया में जो है फ़ैन्स होते हैं उसमें 3 पंखड़ियाँ होती हैं। मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि ये इंडिया में जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान में 3 पंखों वाले फ़ैन और 3 पंखड़ियों वाले फ़ैन होते हैं, अमेरिका में 4 पंखड़ियों वाले फ़ैन क्यों होते हैं? मेरी तो समझ में नहीं आया। अगर आपको कोई इसकी लॉजिक समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे आज आज मेरे को आप लोगों से आंसर चाहिए कि क्या वजह क्या है? क्या ये दूसरे कौमों की नकल नहीं करना चाहते कि हुँ, अगर हुँ। दूसरी कौमों ने जो है ना वो पसमानदा कौमों ने 3 पंखड़ियों के पंखे बनाए हुए हैं, तो हम क्योंकि तरक्की याफ्ता कौम है तो हम उनसे एक पंखड़ी ज़्यादा लगा के 4 पंखड़ियों वाले फ़ैन बनाएंगे। ये किसी की लॉजिक समझ में आती है? अगर आती है तो कॉल करें 8474751590। और आज आपने बड़ी खूबसूरत गज़ल लिखी है और वो जी। आप आज शाम को मुझे वो खूबसूरत गज़ल सुना भी रही थी और पता नहीं, मैंने आप 1 घंटा हो गया रेडियो शो को शुरू हुए, खूबसूरत गज़ल अपने सुनने वालों के साथ शेयर नहीं करी आज। जी, मेरी अपनी गज़ल है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मेरे सब्र को वो यूं आज आज़मा रहा था, मेरे सब्र को वो यूं आज आज़मा रहा था, मुझसे अब वादा-ए वफ़ा कर रहा था। उसे डर था मैं बिछड़ न जाऊं कहीं, उसे डर था मैं बिछड़ न जाऊं कहीं, मुझे अपने एहसानात याद दिला रहा था। कहीं न था गुफ्तगू में मेरी वफ़ाओं का ज़िक्र, कहीं न था गुफ्तगू में मेरी वफ़ाओं का ज़िक्र, बस मुस्तकिल अपना ही यकीन दिला रहा था। किसी और की तरफ न मोहब्बत का हाथ बढ़ाऊं मैं, किसी और की तरफ न मोहब्बत का हाथ बढ़ाऊं मैं, सारी दुनिया को वो बेवफा बतला रहा था। ये आदत उसके झूठ का पोल खोल रही थी, ये आदत उसके झूठ का पोल खोल रही थी, निगाहें झुकाकर वो जो यूं मुस्कुरा रहा था। कहीं पर उसकी बातों में न था मुझ पर एतबार और यकीन, कहीं पर ना उसकी बातों में था मुझ पर एतबार और यकीन, वो अपना यकीन दिलाकर मुझे बेवफा बता रहा था। जुदा हो के मुझसे एक रोज़ बाद ही वो, जुदा हो के मुझसे एक रोज़ बाद ही वो, मिला यूं के पल पल आंसुओं के गिनवा रहा था। मेरे सब्र को वो यूं आज आजमा रहा था,
मुझसे वादा वफा का अब वो वादा कर रहा था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी ताज़ा गज़ल। जी बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। थोड़े से नोक पलक संवारने की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था और आज आपने शाम को ही ये गज़ल लिख मारी, तो नोक पलक भी नहीं संवारने का टाइम मिला। 8474751590। अगर आपको पता है कि ये अमेरिका में 4 पंखड़ियों का पंखा क्यों बनाते हैं, इंडिया पाकिस्तान में 3 पंखड़ियों का होता है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें इस बात को समझने के लिए। अगर किसी के जहन में कोई लॉजिक आती है। और जब तक सोफिया टॉक शो के लिए प्रिपेयर हो रही हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूँ। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार, साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे, साबरी निहारी चले आएँ। का एड्रेस है 2500 वेस्ट वन एवेन्यू, शिकागो, इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। विंग जोन, यमी ज़बिया हलाल ओरिजिनल और बोनलेस विंग्स एंड बर्गर। लंच स्पेशल रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक होता है इनके पास। $5.99 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज एंड ड्रिंक और 65 सेंट्स के विंग्स। पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। विंग जोन की 3 लोकेशंस हो गई हैं। 2115 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स से स्कोकी में है। दूसरी इनकी 3612 वेस्ट वी एवेन्यू और तीसरी इनकी लंबार्ड में लोकेशन है 413 ईस्ट रूजवेल्ट रोड, लंबार्ड। सोनी रहती और अनर। हेलो हेलो भाई, वो इनके सवाल का जवाब जो मेरी समझ में आ रहा है वो जी, ये जी। है बोले कि बोले। अमेरिका ने जब बरतानिया से आज़ादी हासिल करी जी तो जाहिर है कि वो नकल नहीं करना चाहते थे। आज़ादी का मतलब ये है कि सारी पुरानी चीजें जो है वो खत्म की उन्होंने। जी जी जैसे आपने देखा कि स्विच ऊपर नीचे खुलता है, दरवाजे के कुंडे गलत साइड से लगे हुए हैं, जी हाँ। बहुत सी चीजें उन्होंने हम्म, हम बरतानिया से मुख्तलिफ कर दी। जी, इसी जी। तरह ये बरतानिया की इजाद थी तो उन्होंने इसको भी मुख्तलिफ कर दिया। हाँ, मेरी समझ में गाड़ी ये बात। गाड़ी के स्टेयरिंग भी तो उल्टा कर दिया, लेफ्ट गाड़ी हैंड से का राइट हैंड स्टेयरिंग पे भी कर उल्टा दिया। कर दिया उन्होंने। जी। हर चीज, इसको कहते हैं आज़ादी। हम्म, हमने आज़ादी तो जरूर हासिल कर ली है पाकिस्तान जी जी जी, लेकिन अब तक वही गवर्नमेंट, अब बरतानिया का निज़ाम चल रहा है हमारे। बिल्कुल सही है। ये इसलिए हम लोग अभी तक आज़ाद नहीं हुए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये मेरी समझ में ये बात आती है। अब आपकी समझ में क्या है तो मुझे नहीं मालूम। नहीं, मैं तो आप ही लोगों से पूछ रहा था, इसलिए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि वो हर चीज़ उन्होंने अपनी डिफरेंट कर दी। हाँ, स्विचेस हर उल्टे चीज़ कर दिए, उन्होंने- गाड़ी का हैंडल अलग लगा दिया और भी बहुत सारे काम इन्होंने जो है ना उनके अगेंस्ट में सारे। करे हैं। तो हो सकता है ये उन्होंने वो इंग्लैंड वाले 3 पंखड़ियों का पंखा बना दिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो वही चल रहा है ना, इंग्लैंड का सारा लाया हुआ हमारे यहाँ तो वही है ना, वही चल इसीलिए रहा है। हम लोगों ने आज़ादी हासिल नहीं करी है। जी बिल्कुल, वो सही मायनों में आज़ादी हासिल करने मतलब उनकी हर चीज़ को डम कर दो। इनका वी जवाब जस्ट दुरुस्त स्टार्ट है द क्या? न्यू थिंग्स। इनका हाँ, जवाब इन दुरुस्त लोगों ने मानते हर हैं चीज उनकी डम कर दी है। नहीं हाँ बिल्कुल दुरुस्त और सही तकरीबन, नहीं है, हाँ, तो इन सिर्फ लोगों मेरे को ने लॉजिक आज़ादी, जानने की सही मानों कोशिश। में आज़ादी इसी को कहते हैं। बिल्कुल सही है मुश्ताक भाई, बस पाकिस्तान जिंदाबाद। सोनी दत्ती और अनैर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एसी होता है हर कमरे में। वहाँ पे पंखे में जो पंखा, इस वजह से यहाँ पे 4 पर होते हैं उसके, इसलिए होते हैं कि एसी होता है तो एसी की हवा पूरे कमरे में फैल जाए, इसलिए यहाँ पे वो जो पंखा है वो हैवी वेट होता है। इस वजह से वो 4 परों की वजह से पूरे कमरे में वो सर्कुलेट होती है हवा। और पाकिस्तान में क्योंकि ठंडी हवा लेने के लिए वहाँ पे एसी बेचारा होता नहीं है, अवल तो बिजली नहीं होती। जी जी। तो पंखा जो है वो 3 पर इसलिए होते हैं कि वो जरा लाइट वेट होता है, तो वो उसकी वजह से वो सारे घर में, वो सारे कमरे में हवा जो है वो उसकी घूम जाती है। मेरा ख्याल है। एक पॉलिटिकल जवाब था, एक मैकेनिकल जवाब था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी एक बिल्कुल अच्छी लॉजिक लगती है 3 और 4 पंखड़ियों के। रुबीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और अगर किसी और को भी कोई लॉजिक समझ में आती है इस बात से कि ये 3 और 4 पंखड़ियों का क्या फ़र्क है, तो हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया रुबीना जी, बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह जी, मेरे ख्याल है वो चली गई हैं। और दोनों की लॉजिक मुझे अच्छी लगी, रुबीना जी की भी और मुश्ताक भाई की भी, कि 3 और 4 पंखड़ियों वाले पंखे क्यों होते हैं। और सोफिया, मैं एक कमर्शियल ब्रेक पे हूँ। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, जी हाँ, आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी तलाश ख़त्म होगी आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पर ही आके। और क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं। जब प्रॉफिट कम रखते हैं तो फ़ायदा आपको हो जाता है, और जब फ़ायदा आपको होता है तो चीज़ सस्ती मिल जाती है। और सस्ती चीज़ के लिए तो हम और कहीं ना कहीं ज़रूर जाते हैं। चीज़ें सस्ती
ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं, सेल देखते रहते हैं, डील देखते रहते हैं। तो आपको सेल और डील देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कारपेटिंग्स की कोई नीड की भी हो, आपको चाहे रग लेनी हो या पूरा वॉल टू वॉल या रूम का कारपेट चेंज कराना हो, आप सीधे चले जाएँ, कोई डील की ज़रूरत ही नहीं है। 6346 नॉर्थ क्लेयरमाउंट आर के कारपेट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं डिवॉन डिवॉन के कॉर्नर और दूसरी स्ट्रीट क्लेयरमाउंट के कॉर्नर पर हैं ये। और इनका फ़ोन नंबर है 7739880348। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, जी हाँ, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए। क्योंकि अब बकरीद भी आ रही है, तो आपको फिर बकरे भी जो है ना वो ज़िबा करने होंगे, तो फिर आप किंग्समैन स्लॉटर हाउस का सही फ़ायदा अब पहुँचेगा बकरीद में, जब आप जो है ना वो अपने बकरे काटने के लिए किंग्समैन स्लॉटर हाउस में चले जाएं, जिसे हमारा देसी नाम है हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए। सबका अकीका कुर्बानी या अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा बकरे का गोश्त जाएं, साथ लेके आएँ। और सबसे बड़ी बात होगी यहाँ पे कि आपको रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में मिलेगा। ये लोकेटेड है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, इलिनॉय में। मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। इनको फ़ोन करें जाने से पहले कि हमारे लिए कोई तगड़ा मोटा अच्छा तंदुरुस्त सा बकरा अलग कर लीजिए। 7736104995। और हमारे टॉक शो को स्पॉन्सर करने वाले हैं जी, टॉक शो को स्पॉन्सर कराया है अवामी अवामी बाज़ार ने। और वो हमारा वो जो कंप्यूटर था वो लास्ट वीक क्रैश हो गया, इसलिए अवामी बाज़ार का ऐड उसमें चला गया है। तो अभी थोड़ी देर में आपको अवामी बाजार की डिटेल बता नहीं, देते हैं। ऐसा करते हैं उसको लाइव हमारे अवामी बाज़ार के शो को। सोफिया, ये दीवान पे सारी आवाम कहाँ जा रही है? ये अवामी बाजार जा रही है। क्यों? क्योंकि अवामी बाजार का हर चीज असल और हलाल है, और वहाँ का गोश्त मेरे ख्याल में आप अवामी बाजार का ऐड अच्छा, आप ऐसा करें, आप अवामी बाज़ार से ग्रोसरी और गोश्त लें। मैं जो है ना वो पाकिस्तान वेस्टर्न यूनियन से पैसे भिजवा कर आता हूँ। आपको पैसे भिजवाने के लिए वेस्टर्न यूनियन जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अवामी बाजार वालों के पास ये सहूलत मौजूद है। वाह, क्या बात है अवामी बाज़ार की। अवामी बाजार जाने के लिए उनका एड्रेस है 2340 वेस्ट डिवॉन एवेन्यू, शिकागो, इलिनॉय। अवामी बाज़ार। चलें जी, लाइव वो लाइव ही हो गया आज हमारा आपका ये ऐड अवामी बाज़ार का। और हमारे लिए टॉक शो के लिए स्पॉन्सर किया है अवामी बाज़ार ने। और तमाम ख़वातीन और हजरात अब हमतन गोश हो जाएं। जी, और अवामी बाजार का मैं फ़ोन नंबर बता दूं। अवामी बाजार का फ़ोन नंबर है 7732749600। और अब सोफिया टॉक शो शुरू कर रही हैं, और मैं जो है ना वो अपने होस्टर में जो मैंने वो वेस्टर्न स्टाइल की गन रखी हुई है, उसमें छः की 6 गोलियां भर ले रहा हूँ उसके बाद टॉक शो के बाद जो है ना चलाने के लिए। बड़ी टॉक शो की बड़ी मेरे ख्याल में आज बमबारी होने का ख़तरा है, लेकिन 1 मिनट को मुझे दे दें, बस 1 मिनट। जी, तो आज का मेरे टॉक शो का टॉपिक है नाकिसुल अकल। आप नाकिसुल अकल का डेफिनेशन देखते हैं। नाकिसुल अकल का मतलब है कि वो इंसान जिसकी अकल छोटी हो। कहा गया बहुत सी जगहों पर मैंने सुना, जिसकी अथेंटिसिटी कोई भी नहीं है। अथेंटिसिफिकेशन क्या कहते हैं, अथेंटिसिटी नहीं है कोई, लेकिन फिर भी मैं दोहराना चाहूँगी। कहा गया है कि औरत की गवाही आधी इसलिए है कि वो नाकिसुल अकल है। चले मान लेते हैं, लेकिन मुझे कोई ये बताए ये कहाँ पर लिखा हुआ है। कहीं कोई हदीस, कोई आयत का रेफरेंस नाकिसुल अकल है। खैर, ये बात दिल को बड़ी मुझे जाके लगी थी जब ये बात हुई थी, और बहुत मरतबा होती भी है हमारे रेडियो शो पे। उस वक्त मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मैंने ज़रूर सोचा था कि इस बारे में मैं रिसर्च करूँगी कि कहाँ पर लिखा गया है कि औरत की आधी गवाही इसलिए है कि वो नाकिसुल अकल है। जब मैंने रिसर्च की, मुझे पता चला कि औरतों की गवाही को आधा इसलिए कहा गया कि औरत हमें ज़्यादातर अपना 90% वक्त जो है वो घर में गुजारती है। उस पर घर की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है, जहाँ बच्चों की परवरिश, अपने शौहर का ख्याल रखना, खाना पकाना, ये सब, और जिसकी वजह से वो बाहर के कामों में इतनी उलझी हुई नहीं होती है, इसीलिए उसकी गवाही को आधा करार दिया गया। इसके बारे में आपको हदीस ज़रूर मिल जाएगी कि औरत की गवाही को क्यों आधा करार दिया गया। इसके बाद कहा गया, मुझे बड़ी कुछ चीज़ों में बड़ी तजलील होती है,
और इसके लिए मैं उस चीज़ों के पीछे पड़ जाती हूँ कि इस तज़लील में औरत की जो तज़लील की गई है, ये औरत को कमतर बताया गया है, उसकी वजह क्या है? मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। बड़ी कुछ चीज़ों में बड़ी उदासी हुई मुझे, मैंने बड़ी उदासी फ़ील की जब मैंने फिर लोगों को एक और बात करते हुए सुना, औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया। औरत नाक़िसुल अक़ल है, इसलिए कि आधी गवाही मानी जाती है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि कुरान के ऊपर आते हैं, चलें अब कुरान की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक सूरह अल-निसा की आयत में है, मैरी दोज़ दैट प्लीज़ यू, यानी हमें बताया गया कि औरत मर्दों को मर्दों के दिल को डुबाने के लिए आई गई है, इसीलिए कहा गया कि मैरी दोज़ दैट प्लीज़ यू। फिर कहा गया 2 और 3 और 4, यानी एक के अलावा 2, 3 और 4 शादियां भी जायज़ करार दे दी गई। फिर कहा गया उसमें साथ में कि बट इफ़ यू फियर दैट यू विल नॉट बी जस्ट देन मैरी ओनली वन। ये कहा गया, ये एक थोड़ी सी आपको बोले कुछ बेनिफिट दी गया है औरतों को कि अगर तुम उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते चारों औरतों के साथ, तो फिर एक ही शादी करो। अब कुरान मजीद की बात करते हैं। मैं अक्सर आपको बताया मैंने कि मैं सुनती हुई जाती हूँ, जब जॉब पे जाती हूँ या मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मेरे पास पूरे कुरान की सीडी है जिसमें मीनिंग भी है। आज सच बोलूँगी, वाकई कुरान सुनते हुए मुझे कहीं मर्तबा थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि हर दर्जे में, हर चीज़ में मर्दों को बहुत ऊंचा बताया गया, मर्दों का बहुत कहा गया। और किसी ने ये भी कहा जिसकी मुझे फिर ऑथेंसिटी नहीं है कि अगर मर्द को अगर सजदा अल्लाह के बाद किसी को जायज़ होता तो वो मर्द को होता। उसके बारे में मुझे कोई रिसर्च में कहीं जवाब नहीं मिला। ये ज़रूर मिला कि मौलानाओं ने कई जगह पर ये मेंशन किया है कि अगर जायज़ होता तो और अल्लाह के बाद तो मर्द को कहा जाता। मर्द को मिजाज खुदा कहा गया, कोई शिकायत नहीं है। मे बी जिस्मानी तौर पर मर्द बहुत मजबूत होता है, वो हर तरह से अपनी फैमिली की, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की हिफाजत करता है, पूरी ज़िंदगी मेहनत में गुजारता है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे ख्याल में अप्रिशिएट की गई है वो इस बात पे कि जब कोई मर्द पैसे कमाता है तो वो बड़ी आसानी से अपनी फैमिली के लिए वो दे देता है। उसे पता होता है कि ये पैसा जो उसने मेहनत से कमाया है वो अपनी फैमिली के लिए कमाया है। जबकि इसके मुकाबले में अगर जब औरत पैसा कमाती है तो वो अपना पैसा खर्च करते हुए ज़रा झिझकती है, वो कुछ ना कुछ बचाना चाहती है, कुछ ना कुछ बचाना चाहती है। लेकिन मर्द अपनी पूरी कमाई औरत को दे देता है और घर के लिए दे देता है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। अब कुरान मजीद की बात करें तो जो चीज़ें मुझे सुनते हुए ज़रा सा अफसोस हुआ, लेकिन मैं अब उस अफसोस के बारे में जब मैंने बहुत रिसर्च की तो वो अफसोस मेरा एक खुशी में बदल गया जब मैंने इसका आउटकम देखा। जैसे आप कोई शुरू में जब आप बना रहे होते बिरयानी जैसे बना रहे हो या कुछ बना रहे हो तो आप चावल डालते हैं, मसाला बनाते हैं, तो आपको उसका आउटकम नहीं पता होता। लेकिन फिर जब आप बिरयानी बना लेते हैं और जब कोई खाने वाला उसकी तारीफ़ करता है तो आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें मिलकर मेरे हाथों की लज्जत, मेरे हाथों की मोहब्बत ने इसको इतना मज़ेदार बना दिया। तो वो सब चीज़ें, तो आउटकम जो रिज़ल्ट होता है वो हमेशा आपको ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट डालता है। तो जब मैंने ये सब चीज़ें रिसर्च करी औरतों के बारे में कि क्यों कहा गया और ऐसे इसका मतलब क्या है, इसकी गहराई में गई, तो यकीन कीजिए उस उदासी को मैंने अपने आप अंदर खुशी में बदलते हुए देखा। कुरान मजीद की बात करते हैं और आप पहले सिपारे से पढ़ते चले जाएं तो बहुत कम जगह पर आप देखेंगे कि औरतों का जिक्र बाकायदा नामों के साथ हुआ है, वरना ज़्यादातर कुरान में हम सबको मोमिन कहा गया। और सिर्फ एक बीबी मरियम ही वो वाहिद औरत है जिसके नाम पर एक सूरह भी उतारी गई, सूरह मरियम। और बीबी हवा का जिक्र है, कई जगह पर यह कहा गया कि बीबी हवा ने हज़रत आदम को फल खाने के लिए मजबूर किया था। वैसे तो फिर भी सूरह में ये कहा गया कि ए आदम, शैतान तुम्हारी बीवी और तुम्हारा दुश्मन है। तभी भी डायरेक्टली बीबी हवा को उस नाम से नहीं पुकारा गया, कहा गया कि ए आदम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा दुश्मन शैतान है। फिर 2 सूरतों की बात करें तो सूरह हुद में बताया गया कि 2 पैगंबर हज़रत नूह और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नाफरमानों में से थी जो अपने शौहरों की नबूवत पर ईमान नहीं लाई। फिर सूरह यूसुफ में जुलेखा का जिक्र भी सही राह से भटकाने वाली औरत के तौर पे किया गया। अब जब अच्छे लफ्ज़ों की बात करें तो अच्छे लफ्ज़ों में सब्र और शुक्र और ईमान लाने वाली औरतों के जिक्र में है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, जो अल्लाह का हुक्म मानते ही उसने अपने बेटे को संदूक में बंद करके दरियाए नील में बहा दिया। सूरह मरियम औरतों की पाकिज़गी की गवाही देता है कि जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया बीबी मरियम को
कि तुम्हारे घर एक पैगंबर की पैदाइश होने वाली है। फिर हमारे प्यारे रसूल की बीवियों का जिक्र है जिन्होंने हमारे प्रॉफिट पर ईमान लाए और पूरी ज़िंदगी उनकी पैरवी में गुजार दी। फिर बात करें सूरह अल मुजादिला के, जिसमें जिक्र है कुछ औरतों का, और उन औरतों में से एक नाम हदीस में मिला है कि खवाला बिनते तालबा और कुछ और औरतों ने अपने शौहरों के जुल्म के ख़िलाफ़ अल्लाह से शिकायत की अपनी इबादतों में, जिस पर अल्लाह ताला ने सूरह अल मुजादिला उतारी कि अल्लाह ताला ने उन औरतों की दुहाई और शिकायत सुनी है और मर्दों से सख्ती से कहा गया है कि अपने रवैये अपनी औरतों से दुरुस्त कर लो, उनसे मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आओ। इस्लाम कहता है और हदीस में है। अब बात करते हैं कि ये सब चीज़ों के बाद मुझे एक उदासी सी हो गई कि क्या वाकई हम सिर्फ दिलों को रुबाने के लिए पैदा किए गए हैं? हमारी हैसियत क्या है? इस्लाम जो कहता है कि औरतों को उसने बहुत हुकूक दिए, तो ये जो सारी बातें हैं, ये इस बात पे तो ज़रा सा मुझे वो हुआ कि क्या वाकई हम लोग सिर्फ किसी दिल रुबाने के लिए पैदा किए गए हैं? हमारा मकसद क्या है? हमें कहा गया है कि और अगर मर्द को मिजाजी खुदा बना समझो, मर्द को अगर सजदा करने को कहा जाता तो खुदा के बाद मर्द को सजदा किया जाता। औरतों की आधी गवाही है, औरतों की पूरी गवाही नहीं है। औरतों को मर्दों की पसली से पैदा किया गया है। जब ये सब बातें आप सुनते हैं तो एक अजीब सा दिल में अपनी ज़िल्लत का एहसास होता है, अपनी कमतरी का एहसास होता है। लेकिन फिर जब मैंने इसकी डीप रिसर्च करी तो मुझे बहुत सी चीज़ें मिली कि एक चीज़ होती है ना कि कुछ फ़ायदे आप दुनिया में उठाते हैं, कुछ फ़ायदे आप आखिरत के बाद उठाते हैं। अगर आपको एक बेसिकली कहा जाए कि आप किस फ़ायदे को प्रेफरेंस देंगे, तो समझदार लोग यही कहेंगे, समझदार मुसलमान यही कहेगा कि मैं उस फ़ायदे को प्रेफरेंस दूंगा जो मुझे मरने के बाद मिले, जब अल्लाह ताला के पास जाऊं तो मरने के बाद मिले। यहाँ पर कहा गया दुनिया में बच्चों का नाम बाप के नाम के साथ जुड़ा होता है, बच्चों का नाम बाप के नाम के साथ जुड़ा होता है। तो फिर ये तो बात हुई कि दुनियावी फ़ायदे की। फिर उसके बाद कहा गया कि उसकी मैं एक रेफरेंस आपको देना चाहूँगी, मैं उसके बारे में एक मिनट, मैं रेफरेंस के तौर पे हाँ, अहकाम शरीयत में बताया गया कि दुनिया में तो बेशक बच्चों का नाम के आगे बाप का नाम लगता है, लेकिन अहकाम शरीयत में एक जगह ये फरमाया गया कि रोज़े क़यामत लोग अपनी माँओं की तरफ निस्बत करके पुकारे जाएंगे। अब ये देखें, एक दुनियावी फ़ायदा है कि दुनिया में तो मर्दों के नाम से बच्चों को पहचाना जाता है, और ये मरने के बाद का फ़ायदा है आखिरत का कि औरतों को इतनी इज्जत दी गई कि कहा गया कि लोग अपनी माँओं की तरफ निस्बत करके पुकारे जाएंगे। फिर कहा गया, इस्लाम कहता है और हदीस में है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये हमारे प्यारे रसूल का कौल है। एक इसके बारे में इमाम सखावी ने इरशाद फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत का मतलब है कि हज़रत माविया बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सैयदना जारिया बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि मैं जंग गज़वा में शरीक होना चाहता हूँ और शहीद होकर जन्नत हासिल करना चाहता हूँ। तो हमारे रसूल ने फरमाया कि क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? तो उन्होंने कहा, हाँ मेरी माँ ज़िंदा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम्हें जंग में जाने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी माँ की खिदमत करो, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और तुम इस तरह भी जन्नत में जा सकते हो। ये एक बात हुई। फिर बात करते हैं कि कहा गया कि औरतों की पूरी गवाही, तो उसका तो मैंने आपको बता दिया कि औरतों की पूरी गवाही इसलिए नहीं वो हो जाती है कि वो घर से बाहर इतना टाइम नहीं गुजारती। तो सुकून मुझे इसी बात पर मिला कि वाकई अगर देखा जाए तो हमारे मरने के बाद अगर हमें माँ का रुतबा दिया गया है, तो आप एक औरत जिसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो नस्लों को संवारती है, अब दुनिया में अगर कोई मर्द उसे फिर भी नाकिसुल अकल कहे, तो मुझे वाकई इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए कि उसने ये बात कहाँ पढ़ी, किस हदीस में, और कहाँ के कुरान के कौन से सिपारे में। मतलब ये छोटी छोटी बातें सुनकर जो मर्दों का हाल है, तो ये इस बारे में मैं कहूँगी कि अगर एक मुकाबला भी कराया जाए और पूछा जाए लिसनरों से कि इस दुनिया में ही बता दो कि मर्द ज़्यादा खुदगर्ज है कि औरत ज़्यादा खुदगर्ज है। मैंने इस जवाब में भी यही पाया कि औरत से ज़्यादा मर्द ज़्यादा खुदगर्ज है,
इसलिए कि ऐसे मैंने 2 वाक़ये मेरे सामने हुए। एक वाक़या मैं बताऊँगी कि एक अमेरिका में एक लड़का आता है, जो अपने से 10 साल बड़ी उम्र की लड़की से शादी करता है। रीज़न क्या था शादी करने का? रीज़न था कि उसे सिटीज़नशिप चाहिए थी। जैसे ही सिटीज़नशिप मिलती है, यही औरत उसे बाकायदा तलाक भी ले लेती है, उसे आज़ादी भी दे देती है और जब तक वो उसके साथ होता है, वो कोई डिमांड नहीं करती। हालाँकि कि वो उसकी जायज़ बीवी है, उसने उसके साथ निकाह किया है, चाहे वो किस मकसद के लिए भी निकाह किया। यानी उसके दिल में तो जो दगा था कि उसने सिर्फ़ निकाह किया था। और ये देखें मर्दों की गुंडागर्दी कि वो बोलता है ये निकाह करते हुए कि तुम्हें मुझे आज़ाद करना पड़ेगा, जब मैं सिटीज़नशिप मुझे मिल जाए 5 साल बाद, फिर तुम मुझे ये बोलो कि तुम मुझे मेरे को मैं तुम्हें तलाक दूँगा तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। और उसके साथ हक़ के महर भी बहुत कम डॉलर्स में रखा गया। अपने से बड़ी उम्र की लड़की से सिर्फ़ खुदगर्ज़ी की वजह से शादी की। और अगर आप पाकिस्तान में जाएँ, तो बड़ी उम्र के आदमी जब एक नन्ही बच्ची यानी अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से शादी करते, तो उन्हें ज़रा भी इस बात का एहसास होता है कि वो कितनी खुदगर्ज़ी दिखा रहे हैं, कितनी खुदगर्ज़ी दिखा रहे हैं। तो बहुत सी अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करके वो ये समझते हैं कि बस ये इनके लिए ही ये औरतें बनाई गई है और ये दिलरुबाई के लिए बनाई गई हैं। उम्रों का कहीं फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक औरत अपने से छोटे उम्र के लड़के से शादी करती है, तो वो ये कभी नहीं भूलती कि वो मर्द की मजबूरी के बदले में उस शादी के रिश्ते में बांधी गई है और ये महज एक ज़रूरत का सौदा है और हमेशा ही बेवजह गिल्टी फील करती रहती है। तो आप औरतों की वफ़ादारी को और उसको कहाँ-कहाँ पर जाँचोगे? एक औरत जो माँ भी है, माँ कैसे बन गई? अगर वो नाक़िसुल अक़ल है, तो अल्लाह ताला ने उसे नस्लों को पैदा करने और नस्लों को सँवारने की ज़िम्मेदारी कैसी दे दी? आप मुझे ये बताएँगे? ये बात सुने। और फिर अगर उसके बाद भी दुनिया में तो मर्द के नाम से बच्चे जाने जाते हैं, फिर अल्लाह ताला ने ये क्यों एडवांटेज दे दिया है कि मरने के बाद जब इंसान उठाए जाएंगे तो वो माँ की निस्बत से उठाए जाएंगे। तीसरा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अब इन चीज़ों का आप क्या मुकाबला करेंगे? ये सब चीज़ें तो हमें बेनिफिट मिलने वाला है मरने के बाद। तो आप बताएं ना, क्या प्रेफरेंस मिला आपको? क्या वो बेनिफिट्स को आप वो का गिनते हैं जो मरने से पहले दिए जाते हैं? यानी दुनिया में तो मर्दों की वाह वाह है, वाह वाह है, 4-4 शादियां कर सकते हैं, अपने से छोटी उम्र की और लड़कियों से शादी कर सकते हैं और एक नहीं 4-4 शादियां कर सकते हैं और जैसा चाहें सलूक कर सकते हैं, उसे नाकिसुल अकल कह सकते हैं, उसे बिल्कुल बेवकूफ़ कह सकते हैं और उसकी मर्ज़ी है तो जो जहेज़ ना मिला तो उससे जो हाल बुरा सलूक करें। मतलब मर्दों की जो भी जुल्म और सितम है, वो औरतों ने हर तरह बर्दाश्त किया है, लेकिन इसके बाद के बेनिफिट में औरत हमेशा फ़ायदे में रही है। तब मुझे समझ आ गया कि अगर जो मैं उदास हुई थी कि औरतों के बारे में ये कुछ कहा गया आयतों में, तो उसके बाद का आउटकम देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि वाकई औरतें ऊपर जाके बड़ी खुश रहेंगी। औरतों की बड़े बेनिफिट्स है और औरतों को मरने के बाद जो कुछ है, इसलिए कि अगर मर्द दुनिया में उस पर जुल्म करता है तो औरतों के बारे में उसे जवाबदेही भी करनी पड़ेगी और औरतों को इस बारे में जवाबदेही शायद ना करनी पड़े, इसलिए कि औरतें तो वैसे ही बेचारी दुनिया में जब तक ज़िंदा रहती है भुगतती ही रहती है, तो उसको बात की गवाही से आज़ादी हो जाएगी। तो ये सब बातें बिल्कुल बेवकूफ़ाना है। अगर किसी के पास इस बात की सबूत है कि उन्होंने कुरान में कहीं पढ़ा है, हदीस में कहीं पढ़ा है कि औरत नाक़िसुल अक़ल है, तो कॉल करें 8474751590। आपने कहा कि ऊपर जाके जो है ना वो खुश होंगे, मैं इस बात पे खुश हो गई या मेरी नाराज़गी इस बात पे ख़त्म हो गई कि इतना बड़ा रुतबा, मतलब कि ऊपर जाके जो है ना वो अच्छा रुतबा मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। लेकिन यही मेरा ख़्याल है आज से कई सदियों पहले आप जैसी कोई औरत होगी जो नाराज़ हो गई होगी इस बात के लिए कि हम औरतों को इतना नाक़िसुल अक़ल क्यों समझा जाता है या क्यों इतना वो कुछ किया जाता है, तो उन्होंने जाके जो है ना वो इस बात आपकी तरह उसको भी ये बात समझ में आ गई कि ऊपर जाके हमारा रुतबा अच्छा होने वाला है ना, अच्छा होने वाला है। तो वो मौलवी साहब से पूछ लिया कि भाई हम तो ऊपर जाके जो है ना हमारा रुतबा तो अच्छा होने वाला है, आप भले दुनिया में हमें तुम जितना जलील कर लो, हमें नाक़िसुल अक़ल कह लो,
तो मौलवी साहब ने फिर उसको काउंटर किया जवाब को कि नहीं, ये ना समझो जहन्नुम का सबसे ज़्यादा ईंधन औरतें ही बनेंगी। ये भी तो आपने सुनी है ना मिसाल। तो ये चीज़ें जो है ना हमेशा हमारी अपनी अपनी बनाई हुई हैं। जो हेलो हेलो जी, आप ऑन एयर है। बात दरअसल ये है, आपसे मुझे हमदर्दी है, औरतों से भी बहुत हमदर्दी है, लेकिन क्या किया जाए। अब आप देखें ना, आपने जैसे कहा कि भाई मर्द यहाँ 4-4 शादियां कर रहे हैं, तो आप तो इसका मतलब ये रसूल अल्लाह की बेहरमती कर रही हैं यहाँ पर। नहीं छोटी नहीं, उम्र की बच्ची, देखा, छोटी उम्र की बच्ची से उन्होंने शादी करी, उनका बड़ी मकसद उम्र की कुछ और उन्होंने था। शादी करी। नहीं, आप देखो ना, गलत ले रहे 4-4 हैं। शादियां उनके लिए, 9-9 शादियां उन्होंने करी। अच्छा तो अच्छा, मैं अब आप ये तो बोल आप रहे हैं, फिर मैं बेहरमती जवाब कर दूंगी। रही नहीं नहीं, मैं आपको इस बात का ये जवाब दूंगी कि उनका एक मकसद था। वो उन्होंने जो भी शादियां अपने से कम उम्र से भी की थी, वो उन औरतों के बचाव के लिए, उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए की थी, उन्हें सपोर्ट करने के लिए की थी। कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट, कहीं इमोशनल नहीं नहीं, सपोर्ट। चले, मैं ये तो बिल्कुल सही बात करी। एक मिनट में सोनी इसकी दत्ती भी इस बात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल में आपको किसी ने गलत बता दिया है कि औरत की गवाही आधी होती है। आजकल तो औरत की गवाही डबल हो गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारा दुनिया चीख रही है गुलालई के बारे में कि भाई वो सच बोल रही है। 4 साल पुराने मैसेजेस बेचारी के जो पहले समझ में नहीं आए थे, अब समझ आ रहा है। वो 4 साल बाद समझ में आ गए। चले, हालांकि गैलीलियो जो थे, जिन्होंने दूरबीन इजाद की थी, उनको भी ये नजर नहीं आया था। बिल्कुल। चले जी, हाँ, आप उसका जवाब दे रहे हाँ, थे। मैं ये कहता ना, मुश्ताक भाई ने जैसे अभी कहा कि उन्होंने छोटी उम्र से भी शादी की थी, बड़ी उम्र से, तो हमने छोटी उम्र वाली को तो एग्जाम्पल बना लिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तो एग्जाम्पल बना लिया कि छोटी उम्र से शादी की थी। वफादार हम थे। नहीं, हमने कभी उनकी सबसे पहली शादी को, अपने से 15 साल बड़ी औरत की शादी को कभी एग्जाम्पल बनाया? हमारे मुआशरे में मुझे मुश्ताक भाई सिर्फ एक एग्जाम्पल ऐसी बता दें कि 25 साल के लड़के ने 40 साल की औरत से शादी की और उस सुन्नत की पैरवी करते हुए जो हमारे रसूल नहीं अल्लाह मिलेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। छोटी को तो सब वो बना लेते हैं। ये यानी कि हम नहीं, मिले ना, कुरान मिला की ना आयतों एग्जाम्पल। को या हदीसों को भी अपने अपने मफाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। हमें फ़ायदा किस बात से, किस चीज़ से पहुंच रहा है। नहीं, मैंने एग्जाम्पल, आप जो कह रहे हैं वो एग्जाम्पल हुई है, मैंने बताया ना, लेकिन वो मकसद मतलब के लिए की थी। यानी मैंने बताया मतलब कि वो लड़के ने सिटीजनशिप हासिल करने के लिए उस औरत से शादी की थी, और जब वो उसको छोड़ने लगा, उसको डाइवोर्स देने लगा, वो औरत ने रिक्वेस्ट की कि आई रियली लव यू, डोंट लीव तो मी। इसका तो मतलब तो है उसने कि कहा नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मर्द जो है ना वो मफाद परस्त हो गए मफाद ना। परस्त वो हुआ। वो उन कुरान और हदीस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने मफाद के लिए जो है ना वो कर रहे हैं। हाँ, वो एग्जाम्पल सर्व कर रहे हैं। सोनी दत्ती अरनैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोग हजरत आयशा को भूल रहे हैं, उनसे तो हदीसें भी मंसूब हैं। वो तो उनकी अक्ल व फहम की तो दुनिया ने तारीफ की थी उस वक्त, और अब तक उनकी वो हदीसें आ रही हैं उनकी, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवी थी और सबसे छोटी थी, और उनको बहुत प्यारी थी। हजरत खतीजा जो है वो तजारत करती। अगर औरत नाकिस वाला अकल कहलाए इतनी तो फिर वो थी, तो फिर औरत को इतना मुकाम कहीं भी ना मिलता। और वो भी नंबर सारा दो ये मुकाम है बाद कि में। जी बिल्कुल। ये मर्द खुश ना हो, हूरें उनकी अपनी बीवियां ही होंगी, जो उनको वहाँ पे 70 हूरें मिलेंगी। और मैंने एक लतीफा सुनाना था। जी जी बोले। सुजुकी मेहरान की नीलामी हो रही थी, बोली लगी 15 लाख, 30 लाख, 40 लाख। आदमी परेशानी में बोला, उस सेलमैन को बोलता है कि पागल हो गए हो, इस गाड़ी में ऐसी क्या बात है? सेलमैन कहता है सर इसके 23 एक्सीडेंट हुए हैं और हर दफा मरने वाली बीवी थी। और वो आदमी कहता है फिर ठीक है, मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपया। ये बिल्कुल रुबीना जी के मौका महल के हिसाब से जो ना सुजुकी मेहरान का लतीफा मर्दों की ज़हनियत बताई गई है कि वही ना कि वो जज ने बोला हाँ भाई वो मैं इस पे शेर सुनाऊंगी जो एक आदमी को जज वो हाजिर हुआ अदालत में। जज ने बोला कि हाँ भाई मैंने सुना है तुमने 3-4 साल से अपनी बीवी को बड़ा जो है ना वो अंडर कंट्रोल रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, वो बड़े चार्जेस हैं तुम पर। वो सर ये वो कुछ नहीं, मुझे सिर्फ तरकीब बताओ कि कैसे किया है। और इसके ऊपर रुबीना के लतीफ़े के ऊपर एक शेर सुनाऊंगी। तेरी नफरत और तेरा गिला भी मुझसे है, तेरी नफरत और तेरा गिला भी मुझसे है, अफसोस है इब्ने आदम तेरे होने का सिलसिला भी मुझी से है। सोनी धरती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोले इब्राहिम भाई। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है रेडियो के अंदर दूसरी।
नहीं, वो तो हमारी म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है। अच्छा नहीं सही है। जी बोलिए। नहीं, वो असल में जो जिसने भी सवाल क्वेश्चन किया नबी के बारे में, हमें नहीं करना चाहिए बातचीत इस किस्म की, समझे ना, क्योंकि वो उनका मकसद कुछ और था, दीन के लिए उन्होंने की शादियाँ उनमें, तो इस चीजों में बड़ा एहतियात करे जो भी बातचीत करते हैं, समझे ना। बिल्कुल ये बड़ी हस्तियां हैं, अब हमारे नबी थे आखिरी, उनकी बात हो रही है, समझे ना। वही मैंने उन्होंने बोला दीन ना, के लिए उनका वो मकसद मौजा नहीं कुछ करना और चाहिए, था। वहाँ बिल्कुल। कोई टॉपिक पे इनको डालना नहीं चाहिए, समझे ना। बिल्कुल ये चीज है, क्योंकि उन्होंने अगर बेवा से शादी तो उसमें बेवा को भी शादी इसलिए की थी कि ताकि बेवा की भी सपोर्ट इज्जत दे रहे, और सके, सब, बिल्कुल। हाँ समझे, उसमें कई हाँ, फैक्टर थे जो हमें नॉलेज में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल तो आम आदमी मजाक में बात करता है तो उनको प्लीज डू नॉट टॉक, समझे ना, समझे ना, बिल्कुल इस बिल्कुल मामले में। सही, बहुत बिल्कुल बहुत सही। मतलब शुक्रिया। एहतियात करनी चाहिए बात जी करने बिल्कुल में। भाई, क्योंकि उनका उन्होंने बड़े बेशक मकसद से की थी इसमें, बेशक, उसमें अल्लाह का भी दखल था, समझे। बेशक अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम। सही। वालेकुम अस्सलाम। जी 8474751590 अगर आपको कोई कमेंट्स करना हो इस सिलसिले में, तो अब आपकी ये बात से साबित हो गया, और आप सब लोगों के सुनने वालों के एग्जाम्पल से भी साबित हो गया कि औरत नाक़िसुल अक़ल नहीं है, नाक़िसुल अक़ल भी नहीं है। और उसके बाद के आपने देखे कितने रुतबात है, माँ बन के, बीवी बन के, बेटी बन के। बेटी का तो कहा गया है कि अगर कोई बाप अपनी 3-3 बेटियां भी हो और उसको अच्छी तालीम और तरबियत दे और उसको सही जगह पे शादी करे तो वो सीधा जन्नत का हकदार है। मेरा कमर्शियल ब्रेक आधा हुआ था, और आधा जो है ना बाकी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, फिर चलेंगे पॉलिटिकल बातों की तरफ। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पर खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है। इटालियन एक्सप्रेस जुम्मा हफ्ता इतवार को सुबह दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बफ़े लगाते हैं। 1199 में जितना चाय खाएँ। बफ़े में 24 से ज़ायद रिवायती इंडियन पाकिस्तानी खाने ग्रिल आइटम्स होते हैं। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएँ। रॉयल एक्सप्रेस में आके 1199 में तरह तरह के खानों के मज़े उड़ाएँ। जो लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्रैंडल हाइट्स, और इनका फ़ोन नंबर है 6305397600। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है 2305 है वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो में। जब इसका नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, शिकागो के पान स्पेशलिस्ट मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का। पान फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए, पान की कैटरिंग करानी हो, जी हाँ, अगर पान की कैटरिंग करानी हो तो शिकागो में पान की कैटरिंग इफ्तिखार भाई से अच्छी कोई नहीं करता। अगर आपकी कोई भी तकरीब हो तो ज़रूर आप इफ्तिखार भाई को ही चांस दें, क्योंकि शिकागो के पान स्पेशलिस्ट इफ्तिखार भाई। 773, क्योंकि पान लगाना एक फ़न है, कोई चूना ज़्यादा लगा दे, कोई कत्था ज़्यादा लगा दे। मुझे याद है मैं अपनी वो मेरी चाची जो थी वो पान बहुत खाती थी, उनके लिए कभी पान लाता था ना तो स्पेसिफिक बता के जो है ना, मोटरसाइकिल होती थी, बस कहीं ना कहीं भागना होता था, मोटरसाइकिल उठा के भागने की चक्करों में वो कॉर्नर से पान लेके आना है, तो वो स्पेसिफिक बता के कि ये कम, ये ज़्यादा, वो ज़्यादा, ये कम। तो वो उनका जो है ना बहुत करीब भी एक पान की दुकान खुल गई थी, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बहुत दूर के पान की दुकान पे हमें भेजा करती थी मोटरसाइकिल पे, कि वहाँ से ही लाना, क्योंकि वो परफेक्ट पान बनाता था। यानी कि मोहल्ले में पान की दुकान है, वहाँ से नहीं लाना, 2 मील दूर से जाके मोटरसाइकिल पे पान लेके आना मेरे लिए। तो वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पान लगाना भी एक फ़न है जो इफ्तिखार भाई से अच्छा कोई नहीं जानता। इनका फ़ोन नंबर है 773-817-9791। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी, जी हाँ, अनमोल मीट एंड ग्रोसरी नासिफ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है, बल्कि 100% ताज़ा ज़बी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस है, अशरफ पटेल की ज़ेर निगरानी ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड शिकागो से तस्दीशुदा। फ्रेश पकाएँ, फ्रेश खाएँ, अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाएँ। इनका एड्रेस है 2753 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं, और इनका फ़ोन नंबर है 8722083373। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। जी, अगर आपको कोई कमेंट्स है कि औरत नाक़िसुल अक़ल है या नहीं है, आज का सोफिया का टॉक शो था, औरतों को काफ़ी डिफेंड करती रहती हैं ये, और मैं भी प्रीटी मच जो है ना वो इनकी बात से काफ़ी एग्री करता हूँ कि औरतें वाकई नाक़िसुल अक़ल नहीं हैं, पूरा घर चलाती हैं, बहुत कुछ करती हैं और बहुत कामयाबी के साथ करती हैं। मेरा ख़्याल है कि उस प्रॉब्लम में जब मर्द भी अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देता है, अपना जो है ना वो स्ट्रेस लेवल इसका बहुत हाई होता है, बिस्तर पकड़ लेता है, उस सिचुएशन में भी, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप औरतों की हिम्मत को सिर्फ देखा करें कि वो उन सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हैं। जब उनका मर्द भी बहुत परेशानियों की वजह से किसी भी वजह से बिस्तर पकड़ लेता है, तो मैंने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने सराउंडिंग में, जहां औरत के हौसले डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत बुलंद देखे हैं। तो मैं तो रियली एडमायर के औरतें जो है ना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मर्दों से ज़्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल करती हैं सिचुएशंस को। सोनी दत्ती आरानैर भाई साहब देखो,
मैं जो आप लोग मेरी बात का बुरा मान नहीं रहे नहीं हैं, बुरा नहीं मान रहा रहे, है। नहीं मुश्ताक भाई, बिल्कुल बुरा बात मानने की असल बात। ये है कि देखो बात जगह कुरान में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, उनको जैसे चाहे इस्तेमाल करो। जी जी। यार आप बताओ ना, तो इसमें मर्दों का क्या कसूर है? अच्छा और ये फिर अभी जो ये साहब कह रहे नहीं थे नहीं 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 कि कि खेती भाई का कौन से रसूलुल्लाह की सिपारे में? मिसाल नहीं दो, उनकी बातें नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं भाई लेकिन यही इस्लाम है। अच्छा मुझे बताएं हाँ, कहाँ कोई पर कहता है लिखा अल्लाह है? से डरो, भाई अल्लाह से डरो क्यों? हाँ। क्या डरेंगे तो हम मरेंगे नहीं क्या? हम्म, हैं? आप डरेंगे तो अब भी मरेंगे, नहीं वो डरेंगे उनका तब भी कहने मरेंगे। का ये मकसद जो कोई था नहीं ना कहता मुश्ताक भाई, कि अल्लाह कहने का की मकसद इबादत था, करो। नहीं बातें तो सब करें, मैं उनके कहने का रसूल की मकसद जो था कि बात है, एक जो है ना रसूल की सुन्नत वो अगर लोगों को नहीं बताएंगे जी कि भाई उन्होंने इतनी शादियां करी, हम्म क्यों करी, क्या करी, उसकी क्या वजह है, हम्म वो भी बताओ आप। हम्म, कि भाई ठीक है इसलिए करी, अपनी उम्र से बड़ी से करी, बेवकों से करी, ताकि आप लोग भी करें, जी जी दूसरों जी, को मिसालें दें। बिल्कुल। ये क्या क्या बात नहीं करो, हम्म, बात क्यों नहीं करो? क्या गुनाहगार हो जाएंगे बात करने से? नहीं नहीं यही तो वजह है कि बहुत से अद- लोगों को इस्लाम के बारे में पूरी बात नहीं पता। मैं जिससे बात करता हूँ कहता है यार अल्लाह से डरो। मैंने कहा भाई हमें डरने के लिए पैदा किया अल्लाह मियां ने, बिल्कुल नहीं। हाँ भाई ये क्यों नहीं कहते हो कि अल्लाह की इबादत करो, हम्म, रसूल की पैरवी करो, उनके उनके अहकामात पे हम ये कहो। हम्म, अगर अल्लाह से मैं डरूंगा हम्म, तभी मैं उसकी इबादत भी करूंगा। डरने का क्या, डरते रहो, हमें इसलिए तो नहीं पैदा किया। नहीं डरने के हमें लिए तो अच्छे नहीं काम पैदा करने के किया है, लिए पैदा डेफिनेटली किया, मैं आई एम हमें टोटली इबादत एग्री करने कि के लिए पैदा इबादत के लिए पैदा किया है, और अल्लाह समझे ताला ना? ने पूरी कायनात बनाई है, हाँ, उसको अगर आप एक्सप्लोर डरेंगे करो, नहीं तो क्या आप जहन्नम में चले उसको जाएंगे? समझो, बिल्कुल भाई सही है। जहन्नम और दोज़ख और जन्नत नहीं जो है ये ना, हाँ वो आपको अपने अमाल से मिलेगी, बेशक बिल्कुल। डरने से नहीं मिलेगी। कि आप डर रहे हैं तो आपको जन्नत में जगह मिल जाएगी। बिल्कुल सही। आपके अमाल अच्छे होंगे तो आपको जन्नत में जगह मिलेगी, चाहे आप डरें चाहे ना डरें। हाँ वो समझे ना? बात यही है ना कि वो हमारी सोसाइटी में कुछ हमारे मुआशरे में कुछ ऐसा सेटअप बना दिया गया ना कि लोग किसी कोई जहन में अगर कोई सवाल आए ना तो किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से वो सवाल करते भी डरते हैं कि वो डांट देगा कि ये सवाल तुमने करने की जुर्रत कैसे करी। तो अल्लाह ताला तो ख़ुद कहता है कि मैंने कायनात को जो है ना बना के तुम्हारे लिए जो है ना वो इसमें बहुत से राज पोशीदा हैं, तुम उनको एक्सप्लोर करो, वो राजों को जानो। लेकिन हम लोग इसलिए पीछे रह गए कि हम राज जानने में जो है ना वो थोड़ी सी शर्म महसूस करते हैं, डरते हैं, और जो है ना वो दूसरी कौमें वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई, इसलिए कि उन्होंने इस अल्लाह ताला की इस कायनात को जाना, तस्खीर किया। तो बहरहाल वो कहने का उनका मकसद ये नहीं था मुश्ताक भाई, कहने का मकसद ये था कि जब हम इन हस्तियों पे बात करें तो एक अदब आदाब को मुलविस से खातिर रखें, चलें बहरहाल। और आप भी नाराज़ ना हो। 8474751590 और चलते हैं कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल बातों की तरफ। ये और इस पॉलिटिकल बातों के लिए हमारे साथ ताउन किया है उर्दू टाइम्स ने, अमेरिका का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला उर्दू न्यूज़पेपर उर्दू टाइम्स अमेरिका के कई शहरों से बेवक्त वक्त छाया होता है। शिकागो का सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा मशहूर उर्दू न्यूज़पेपर उर्दू टाइम्स उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाया होता है। ख़ुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, क्योंकि बच्चों को उर्दू नहीं आती, तो इसलिए उन लोगों ने इंग्लिश का सेक्शन रखा हुआ है। और अपने वतन की ख़बरों से, वतन की चीज़ों से, वतन की बातों से बच्चे भी बाखबर रहते हैं अंग्रेज़ी में पढ़ के उसको। मैंने यहाँ पे बहुत कम ही बच्चे देखे हैं जिनको उर्दू पढ़नी आती है। आपने देखे सोफिया कोई बच्चे यहाँ पे जिनको उर्दू पढ़नी आती? उर्दू बोलते तो सब है क्योंकि वो एडॉप्ट कर लेते हैं ना उर्दू को सुनने में। बहुत कम फैमिलीज होती जा रही है, लेकिन खैर मैंने तो अपने बच्चों को उर्दू भी बोलना सिखाया है, समझते भी है, बोलते भी। हाँ, और हमारे बच्चे जो है ना वो ज़रा मुश्किल से उर्दू पढ़ पाते हैं, उर्दू के 2-4 लफ्ज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी इतने एक्सपर्ट नहीं। मैं उस बारे में क्यों करूं, तो इसलिए इन्होंने ये बच्चों के लिए अंग्रेज़ी में एक सेक्शन रख दिया है, तो ख़ुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। और उसमें पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतरीन राइटर्स के आर्टिकल होते हैं। एक मुकम्मल न्यूज़पेपर उर्दू टाइम्स, किसी और अखबार की ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी अरसे तक मैंने भी उर्दू टाइम्स में आर्टिकल लिखे हैं इंग्लिश में। आपने बंद क्यों कर दिया? काफ़ी आपके पॉपुलर थे पूरे अमेरिका से, आपको जो है ना वो ईमेल्स आती थी आपके आर्टिकल्स पे, काफ़ी जो है ना वो होता था, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। खैर मैं तो कभी लिखा नहीं है पॉलिटिक्स पे, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है पाकिस्तानियों का। हर पाकिस्तानी जो है ना वो पॉलिटिक्स पे घंटों बोल सकता है, घंटों बातें कर सकता है, लेकिन आप क्योंकि आपके टॉपिक्स जो है ना वो ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ पे होते थे, तो सोशल इश्यूज़ पे जो है ना वो इतना इजी नहीं होता जितना कि सियासत पे बात करना इजी होता है। मसरूफियत हो गई, और पाकिस्तानी सियासत पे पूरी तरह गिरने लगता जा रहा है। एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने की सियासत ज़ोरों शोर से चल रही है।
नवाज शरीफ पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, उसको वजारत उज़्मा से हटाया, तो अचानक पीटीआई से एक खातून निकल कर आई, पता ही नहीं उसने नवाज लीग से कितने पैसे लिए पीटीआई पे इमरान खान पर इल्ज़ामात की बारिश करने के लिए। ये इल्ज़ामात सही हैं या गलत, ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। मगर जो एक रिवायत चल पड़ी है हमारे सियासतदानों की, एक दूसरे के साथ दस्ते गिरेबां होने की, इल्ज़ामात की, नीचा दिखाने की, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क की सियासत को बहुत गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। यानी अब ये मिसाल हमारे सियासतदानों में पूरी उतरने लगी है कि ना खेडेंगे ना खिड़न देंगे। यही हुआ है ना अभी। वो नवाज शरीफ को हटाया तो उसके अगेंस्ट में भी लाके खातून को खड़ा कर दिया कि तुमने मुझे हटाया तो चलो मैं भी तुम्हारे को नहीं करने दूंगा। और हमारे सियासतदान भी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, इसी माशरे में यानी पाकिस्तानी माशरे के हैं और वही कुछ करते हैं जो माशरे में आजकल हो रहा है। आजकल क्या हो तो बहुत अरसे से, मगर इसमें बेहतरी आने की जगह यानी अपने आप को सुधारने की जगह और बदतरी की तरफ जा रहे हैं। मुल्क में इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजाराइयाँ कर रहे हैं, कभी एक दूसरे के साथ और कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़। चौथी बड़ी पार्टी के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन लंदन से बैठ कर मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं तो मुल्क में मौजूद हुक्मरान तबके के सियासतदान एक दूसरे पे फप्तियाँ कसते नज़र आते हैं। कोई किसी को गीदड़ कहता है, कोई जाली शेर कहता है, कोई टूटा हुआ बल्ला कहता है, तो कोई रेलू कट्टा कहता है, कोई फटीचर जैसी ज़बानें इस्तेमाल करते हैं। यानी इतनी ज़हीन समझदार मेहनती कौम का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, इन सियासतदानों ने, और हम लोग किसी बहुत बड़ी तब्दीली का इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पाकिस्तानी सियासतदान तो यहाँ शिकागो में भी वतन से वाबस्ता एक आज़ादी का दिन मनाने के लिए भी माशाल्लाह खूब एहलियान शिकागो में लड़ाइयाँ होती हैं हर साल सामीन आप देखते होंगे कितने जो है ना वो एक करीब जो है ना वो एक 14 अगस्त का दिन आता है, हम जैसे तैसे मना के अहद करते हैं कि चलो एक साल और मिल गया, अगले साल तक सब मामला ठीक कर लेंगे, फिर अगला साल आ जाता है और मामला वहीं के वहीं, यानी ओहदे की लड़ाइयाँ ऐसी चलती रहती हैं। एक दफ़ा हम फलां को अलग कर लेते हैं, अब ये मुल्क के लिए ठीक काम करेगा, मगर वही ढाक के तीन पाद। आखिर में ये चीज़ें कब और कैसे ठीक होंगी? क्या कुछ ये चीज़ें में कुछ बेहतरी आएगी, कुछ ठीक होगी? यानी कि 70 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, 70 साल, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। और 70 साल में जो है ना वो सामीन रिसर्च करने के बाद पता चला कि एक भी वज़ीर आज़म जो है ना वो अपनी टर्म पूरी नहीं कर सका। 5 साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 5 साल जो है ना वो एक वज़ीर आज़म रह सकता है। और जो अब तक की जो रिकॉर्ड शो करते हैं कि सबसे ज़्यादा अरसे तक वज़ीर आज़म कौन रहा, वो जो है ना वो रिकॉर्ड हिस्से में आया है जनाब लियाकत अली ख़ान को, जो हमारे पाकिस्तान के पहले जो है ना वो वज़ीर आज़म थे, वो सबसे ज़्यादा अरसे तक, लेकिन उनको भी बेचारों को गोली मार दी गई। तो थोड़ा टाइम बाकी है, तो मेरा ख़्याल है कि हम पाकिस्तान के अब तक के जो वज़ीर आज़म गुज़रे हैं ना उन पे अपने सुनने वालों को थोड़ी सी मालूमात पहुंचाते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म का मामला ही इतना गर्म है। वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब जो है ना वो नाअहल करार दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले वज़ीर आज़म से लेके हम लोग अब बहुत सारे वज़ीर आज़म आए हैं अब तक हमारे जो है ना वो पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में। थोड़ी सी इस पर जो है ना वो मैं रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि 14 अगस्त भी आ रहा है, 14 अगस्त के सिलसिले में सोफ़िया हमारे क्योंकि एक सॉन्ग है, जब तक मैं वज़ीर आज़म साहब को रोशनी डालने के लिए जो है ना वो टॉर्च निकालता हूँ, आप ऐसा करें कि ये हमारा जो है ना वो थीम सॉन्ग जो है ना थोड़ा प्ले कर दें। जी ये टॉर्च मिल गई रोशनी डालने के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान, जो 1947 से 1951 तक वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद दूसरे वज़ीर आज़म बने जनाब ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जो 1951 से 1953 तक वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद आए मोहम्मद अली बोगरा, जो 1953 से 1955 तक वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद आए चौधरी मोहम्मद अली, 1955 से 1956 तक रहे। फिर हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने 1956 में जो है ना वजारत संभाली, जो सिर्फ 1957 तक वज़ीर आज़म रहे। और उसके बाद इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर आए,
जिनको हम आई चुंदरीगढ़ रोड भी कहते हैं, और कराची की बड़ी मशहूर जो है ना वो स्ट्रीट का भी नाम है, अगर जो कराची के रहने वाले वो जानते होंगे, आई चुंदरीगढ़ रोड, जो कि कराची का बिजनेस सेंटर है। वो 1957 में अक्टूबर से दिसंबर तक सिर्फ 3 महीने के लिए वज़ीर आज़म बने। 3 महीने के लिए सिर्फ वज़ीर आज़म बने, लेकिन उनकी स्ट्रीट जो है ना वो सारी उम्र के लिए आई चंद्रिका रोड जो है मशहूर हो गई। फिर उसके बाद जो है ना फ़िरोज़ ख़ान नून आए, जो 1957 से 1958 तक वज़ीर आज़म रहे। फिर अयूब खान आए 24 अक्टूबर 1958 से 28 अक्टूबर 1958, और फिर मार्शल लगा दिया गया। उसके बाद 7 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 सिर्फ 13 दिनों के लिए नूरुल अमीन वज़ीर आज़म बने। मेरे ख्याल इतने नाम है ये तो हमें जो है ना वो याद भी नहीं रहे होंगे। थोड़े 13 दिन के लिए भी कोई वज़ीर आज़म बने। फिर आए पाकिस्तान के सबसे धाकड़ दम वज़ीर आज़म। अगर वो वज़ीर आज़म ज़्यादा दिनों तक रहते ना तो पाकिस्तान की हालत बदल जाते, लेकिन वो धाकड़ दम वज़ीर आज़म को भी किसी ने टिकने नहीं दिया और फांसी पे चढ़ा दिया। भुट्टो जी, जुल्फ़कार अली भुट्टो 1973 से जो है ना वो 1977 तक रहे, और फिर उसके बाद उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद ज़िया-उल-हक़ साहब ने संभाल लिया। ज़िया-उल-हक़ साहब ने जो है ना वो रेफरेंडम करा दिए। रेफरेंडम कराने के बाद ना मैं तो संभालूंगा सदारत, चलो वज़ीर आज़म किसी को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वज़ीर आज़म बना देते हैं। तो उन्होंने एक वज़ीर आज़म बेचारा बहुत ही पाकिस्तान की हिस्ट्री का शरीफ तरीन आदमी जो है ना वो वज़ीर आज़म के ओहदे पे उन्होंने एक चूज़ किया, जिसका नाम था मोहम्मद ख़ान जुन्नीजो। सुना होगा ना आपने नाम, बड़ा ही शरीफ आदमी था, बहुत ही बेचारा शरीफ आदमी था। सुना था वो सबसे, उसने जो है ना वो एक लॉ पास किया था कि जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े ओहदेदार हैं गवर्नमेंट के, वो सब छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे। बहुत छोटी छोटी गाड़ियां उन्होंने जो है ना वो कर दी, इसीलिए वो बेचारे ज़्यादा दिनों तक वज़ीर आज़म नहीं रहे। उनको भी बरतरफ कर दिया गया। 1985 से 1988 तक वो वज़ीर आज़म रहे, लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे जो है ना वो शरीफ और ईमानदार वज़ीर आज़म जाने जाते हैं। फिर 1988 में इनको भी बरतरफ कर दिया गया। फिर 1988 से 90 तक आई, जी हाँ, कौन? बेनज़ीर भुट्टो। वो भी मेरी फेवरेट थी। भुट्टो फैमिली में दोनों जो है ना जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो, ये बड़े ही जो है ना वो समझदार किस्म के सियासतदान थे, जो सियासत को सही मानों में समझते थे और पाकिस्तान को किसी अच्छी तरफ ले जाना चाहते थे। भुट्टो को उसके हवारी तवारियों ने मरवा दिया, बाकी जो बचा कुचा हाल था उसका अमेरिका ने कर दिया, और अमेरिका ने जो है ना वो यूज़ भी किया उसमें जनाब ज़िया-उल-हक़ साहब को कि भाई ये तुम्हारा बहुत अच्छा जहन है, इसको तो टंगा दो, इसको अगर नहीं टंगाओगे तो पाकिस्तान जो है ना बहुत आगे चला जाएगा। चलें जी, ठीक है, वो तंग है। तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो उनकी बेटी वज़ीर आज़म बन गई, लेकिन वो बेटी के साथ भी एक क्या कहते हैं उसको आप, ठिकड़ा लगा दिया, क्या कहते हैं, ठिकड़ा लगा दिया। वो थे जनाब उनके ठिकड़े, कौन? आसिफ अली जरदारी साहब। उन्होंने कहा जी चलो बीवी जो है ना वो अच्छे ओहदे पे पहुंच गई हैं और करो, खूब करप्शन करो। तो उन्होंने, बेनज़ीर ख़ुद करप्शन नहीं करती, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने उनकी मौजूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन करी। तो उनको बेनज़ीर भुट्टो को भी जो उन्होंने जो है ना 1988 से 1990 वो भी बेचारी सिर्फ 2 साल ही जो है ना वो वज़ीर आज़म रही, और उनको भी गुलाम इसाक़ खान ने बरतरफ कर दिया करप्शन की वजह से ही। और उनको बरतरफ करने के बाद निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया। काफ़ी सारे लोगों की बड़ी ख्वाहिशें होती हैं कि एक दफ़ा जो है ना वो वज़ारत की कुर्सी पे बैठ जाएं, जैसे शहबाज शरीफ की भी ख्वाहिश थी कि वो वज़ारत की कुर्सी पे बैठ जाएं, लेकिन वो टेक्निकली वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और शाहिद खाकान अब्बासी को जो है ना वो वज़ीर आज़म बना दिया गया। उस ज़माने में आपको भी याद होगा सोफ़िया, मुझे भी याद है, जब हम लोग एक पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में काम किया करते थे। एक पीपल्स पार्टी के बड़े ज़बरदस्त से जो है ना वो एक वो होते थे पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, नहीं जनाब गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, जतोई साहब जो आया करते थे, बड़े कलफ वाले जो है ना वो वाइट कपड़े शलवार कमीज में आया करते, जतोई आ रहे हैं, फ्लैग वाली गाड़ी आगे, हट जाओ चाय लाओ उनके लिए। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जी मुझे भी वज़ीर आज़म बनाया जाए, तो उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया। जब बेनज़ीर को हटाया गया 6 अगस्त 1990 से 6 नवंबर 1990 तक बेचारे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब भी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने अपनी ये ख्वाहिश पूरी करके
वो भी वजारत से हटा दिए गए गुलाम मुस्तफ़ा जोतोई। फिर आया, कौन आया? शेर आया, शेर आया, शेर आया। जी हाँ, नवाज शरीफ पहली बार वज़ीर आज़म बने 1990 में, और 1990 से 1993 तक ये वज़ीर आज़म रहे। ये भी उस वक्त जब पहली दफ़ा आए थे तो सिर्फ 3 साल के लिए वजारत मिली थी इनको, और उसके बाद इनको भी, यानी कि उस वक्त जो है ना वो ग़ुलाम इसाक़ खान ने 2 वज़ीर आज़म को बरतरफ़ किया, एक तो बेनज़ीर भुट्टो को, और उसके बाद जो है ना वो 1990 से 1993 तक वज़ीर आज़म रहने वाले जनाब नवाज शरीफ साहब को भी ग़ुलाम इसाक़ खान ने बरतरफ़ किया। उस ज़माने में जो है ना वो ग़ुलाम इसाक़ खान यानी कि सदर के पास जो है ना वो एक लॉ के हिसाब से वो एक होती थी, क्या कहते हैं, स्पेशल अथॉरिटी के करप्शन के इल्ज़ाम में बरतरफ़ कर दिया जाए, जिसको बाद में जो है ना ख़त्म कराया है जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, जिसको कहते थे B2 शिक को आसिफ जरदारी साहब ने जो है ना वो रिमूव करवाया असेंबली में बिल पेश करके कि यार ये B2 की तलवार हमारे सरों पे लटकती रहेगी तो हम कभी करप्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बकरी बना दो सदर को कि वो कुछ कर ही ना सके, क्योंकि वो देख चुके थे ग़ुलाम इसाक़ खान ने अपने दौर में 2 जो है ना वो नवाज शरीफ और बेनज़ीर को बरतरफ़ कराया, तो B2 को ही बरतरफ़ कर दो। जी ले लें, कॉल ले लें। सोनी दत्ती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम खालिद। जी क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल आगे शुक्र है। आप मैं सुनाएं। कह रहा हूँ हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो जाने वाला होता है ना, वो आने वाले को कह के जाता है कि भाई तू ऐसे काम करना कि लोग मुझे अच्छा कहे। तो जो जाता है ना वो आने वाला उससे इतना बुरा काम करता है कि वो जाने वाले को हम अच्छा कहते हैं। ये बड़ी जबरदस्त लॉजिक बचाई आपने। ये हकीकत है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप इतने बुरे काम करना कि लोग मुझे याद करें। तो जरदारी से इतने बुरे काम किए, लेकिन वो नवाज को बोल के कि यार तू ऐसा करना कि मुझे लोग थोड़े याद कर ले, समझे, अच्छी तरह से समझिए। और जरदारी के ऐसे काम थे कि बेनज़ीर को अच्छा तुम कह दो, बेनज़ीर के ऐसे काम थे कि तुम भुट्टो को अच्छा कह दो, भुट्टो के ऐसे काम थे कि तुम अयूब खान को अच्छा कह दो। आज भी अयूब खान को अच्छा कहने वाले आपको लोग मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। आज भी मुशर्रफ को अच्छा कह। अच्छा, दूसरा आपने 4 पार्टी का बोला, लेकिन 5वां मुशर्रफ भी आ रही है, आपने सुना आज कहना? जी बिल्कुल सुना। वो भी पाकिस्तान। अच्छा है कि सारी खिचड़ी पका के एक दूसरे को खुद ही मार ले, समझे, खुद ही एक दूसरे को मार देवे और सारे खत्म हो जावे और कोई नया सूरज निकले, समझे। नया सूरज कौन होगा? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बोल देना, खुल के बोल दें। कोई ना कोई होगा, देखना। कोई ना, देखो चेंजिंग जो होती है ना उसमें भलाई होती है, चेंजिंग होती है उसमें कोई ना कोई अच्छा आदमी निकल आता है। ये सिस्टम ही खत्म है। ये सिस्टम को करने के लिए 5 जो है ना एक दूसरे का सर फोड़ के सारे खत्म हो जाए, सारे नाहिल हो जाए, खालिद साहब सारे नाहिल हो जाए। और उसके बाद देखो कोई ऐसी सिस्टम निकले कि भाई, क्योंकि अभी क्या, जिसके पास पैसा है वही आगे आ सकता है, जिसके पास पैसा नहीं। अगर आप कितने भी अच्छे आदमी, आप कितने भी वतन को मोहब्बत करते, लेकिन आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, किसी हालत में नहीं जीत सकते। बिल्कुल सही। तो हमारे पास ऐसे एंकर भी पड़े हुए, जैसे अभी क्या नाम लो, लेकिन अच्छे एंकर है मीडिया के अंदर, ऐसे लोग हैं कि जो अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं कि वो आ सके ऊपर, क्योंकि ये पूरी सिस्टम गलत है। तो हो सकता है कि ये सब अपने सर फोड़ के कोई ऐसी सिस्टम निकालेंगे और ऐसी सिस्टम बन जाएगी कुदरती कि उसमें कोई अच्छा, भले गरीब आदमी होगा लेकिन वो ऊपर आके शायद चढ़ा दे। तो आप सब समझते हैं कि कुदरती कुछ ना कुछ होने वाला है। देखो, नहीं तो ये 5 की कीड़ी जो भी फंसी है ना, मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा हो सकता है कोर्ट हाथ में ले ले। चले जी, 70 साल से हम पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई हमारे मुल्क में भी तैय्या बर्दगान आ जाए तो हमारी भी जो है ना किस्मत बदल जाए। मेरी एक बात मुझे करनी है। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरत है शुक्रिया खालिद भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, कि इसको 5 साल की जगह अब ये कर दिया जाए कि पाकिस्तानियों की जो बर्दाश्त है ना वो सिर्फ 2 साल तक है। अब प्रेसिडेंट, हर कोई प्रेसिडेंट बनाया जाए सिर्फ 2 साल के लिए, वजीर आजम बनाया जाए सिर्फ। यार ये सजेशन आपकी बड़ी जबरदस्त है। अगर लाइव रेडियो हमारे पाकस्तान में सुना जा रहा है तो सोफिया के इस सजेशन पे जरूर अमल किया जाए। वाकई ये बड़ी जबरदस्त बातें करी, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके जो है ना हम लोग किसी को 5 साल बर्दाश्त नहीं कर सकते तो 2 साल के लिए बर्दाश्त करें बस, और 2 साल से वजीर आजम चेंज होता रहे। सोनी दत्ती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेल भाई जो हैं वो महराज खालिद को भूल गए हैं। जी मैं अभी तो बहुत बाकी था, नहीं अभी तो बहुत बाकी था, लेकिन टाइम खत्म हो गया। अभी तो मुझे बलख शेर मजारी का बताना था, मोइनुद्दीन कुरैशी का बताना था, जो है ना वो मलक मिराज खालिद 1996 से 1997 तक जो है ना वो वज़ीर आज़म रहे। आपने बिल्कुल कहा। और 1997 से 99 तक जो है ना वो जनरल मुशर्रफ ने इन्हें बरतरफ कर दिया। फिर मुशर्रफ साहब का दौर जो है ना वो 8 साल तक रहा और 8 सालों में वो भी अपने वज़ीर आज़म लाते रहे जी। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली,
चौधरी, शुजात हुसैन, शौकत अजीज़, मियाँ मोहम्मद सुमरो, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और बस ये मेरा ख्याल है मीर हज़ार खान खोसो। और फिर भी कहते हैं सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी न किसी दिन हमारे वतन का भी सूरज कोई अच्छे तैयब बर्दगान और किसी अच्छे लोगों के साथ उभरेगा और हम भी जो है ना एक अच्छी लीडरशिप से ज़रूर जो है ना वो फैज़याब होंगे। इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा एक सिपाही है खैबर।